नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड के गौरव, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने बहुत सारी किताबें बुंदेलखंड के ऊपर लिखी हैं, जैसे मैं झांसी हूँ और महारानी लक्ष्मीबाई के योद्धा रहे तोपची गुलाम गौस खान साहब। ये किताब जल्दी ही एनबीटी के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा सेहत और उसके राज आपकी एक किताब है। तो आइए मिलते हैं मशहूर लेखक शमीम शेख साहब से। जी यादव और खैरियत है। जी 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 जी। मैं ये चाहता हूँ आप ये बताएं कि आपका जो साहित्य की यात्रा रही वो कैसी रही और किस तरीके की रही और कौन कौन से पड़ाव आए इसमें। देखिए, साहित्य का जो शौक होता है वो बचपन से ही होता है। कॉलेज टाइम से या स्कूल टाइम से। मैं जब 7th या 8th क्लास में पढ़ता था तो यहाँ से एक अखबार निकलता है, आज भी निकल रहा है, कल भी निकलता था, जिसका नाम है दैनिक जागरण। उसमें बाल मंडल एक कॉलम निकलता था बच्चों का। उस बाल मंडल की मैं कहानी लिखा करता था और वो छपा करती थी। कभी नहीं छपती थी तो दादा से जो मालिक थे उनके जागरण के, उनसे जाके शिकायत करते थे हमारी कहानी नहीं छपी। खैर तो वो छप जाती थी। उसके बाद ये शौक चलता रहा, हम लिखते रहे। हमने तमाम नाटक भी लिखे, कॉलेज में भी नाटक लिखे और फिर वो शौक ऐसा चला कि वो थोड़ा थोड़ा लिखने के बाद मैगजीनों में भी लिखना शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर अखबार निकलता था, उसमें कॉलम हमारा चलता था, तबसरा कंटिन्यू, उसको भी हमने लिखा। फिर जब किताबों का एक चलन आया तो सबसे पहले मेरी किताब आई सपनों की झलकों से। उसके बाद आई हलचल, उसके बाद आई मेरा सफर, उसके बाद जो मेरी बड़ी किताब है मैं झांसी हूँ 1857 से अब तक, जो कि एक ऐतिहासिक किताब है और इसके अंदर पूरी झांसी कब बनी, कैसे बनी, पूरा झांसी का हमने उसमें चित्रण किया है। और झांसी के बारे में आज वो किताब इतनी पॉपुलर है कि पूरे हिंदुस्तान में वो किताब पढ़ी जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ा सब्जेक्ट, एक बड़ा साहित्य, बहुत दिनों से लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे कि गुलाम गौस खां, जो कि रानी झांसी का राइट हैंड था, उसके बारे में कभी कुछ लिखा नहीं गया। जबकि जब तक वो जिंदा रहे तो भाई साहब ने अपना किला नहीं छोड़ा। तो मैंने वो पूरा शोध किया गुलाम गौस खां के बारे में और गुलाम गौस खां का लिखा, जो कि एनबीटी नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उसको पसंद किया और वो किताब जल्दी ही आने वाली है। वो लोग उसको पब्लिश कर रहे हैं। लेखन का कार्य चलता रहा। मैंने अभी सेहत और शरीर, जब कोविड आया, कोविड का जो प्रकोप चला है 2018 से और 22 तक, ये जो चला है 22 तक, तो 22, 23, 24 तक, तो इसमें मुझे बड़ा वक्त मिला। तो इसमें मैंने 2 किताबें लिखी। एक तो कोविड सेहत और शरीर, जो आयुर्वेदिक पे डिपेंड है, जो अब आयुर्वेदिक एक ऐसा सब्जेक्ट है भारत का, लेकिन हम लोगों ने उसको बिल्कुल ही भुला दिया। तो मुझे एक उर्दू का के राइटर थे पंजाब के, तो वो किताब मुझे मिली जो बिल्कुल जर्जर हो गई थी। उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। बड़ी फायदेमंद किताब है, उसको लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, वो भी पढ़ी जा रही है। वो बड़े एक उसमें सेहत के बारे में कि किस चीज का इफेक्ट क्या होता है, किस सब्जी का असर क्या होता है, कोई फ्रूट हम खाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें उस किताब के अंदर है। इसके अलावा भी यहाँ से
डॉक्टर गोविंदान इछारिया जो मंत्री भी रहे हैं और खादी भंडार खादी के चेयरमैन भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी जीवनी लिखने का भी मुझे मौका मिला। तो मैंने पगडंडी से और जनपद तक, उस किताब का टाइटल है, शीर्षक है, और वो पूरी जीवनी मैंने उनके बारे में लिखी। उसको भी बड़ा पसंद किया लोगों ने कि भाई बहुत अच्छा रिसर्च करके आपने लिखा। ये तो मेरी जिंदगी रही लेखन कार्य की, लेकिन जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि आती हैं और अपना कुछ ना कुछ छोड़ जाती हैं। इस सिलसिले में मुझे दुनिया का कुछ हिस्सों का भ्रमण करने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चूंकि हम लोग बुंदेलखंड के हैं और बुंदेलखंड हमारी जन्मस्थली भी है, यहीं हम पैदा भी हुए हैं, झांसी में पैदा भी हुए हैं। मुझे वो बात याद है क्योंकि उस वक्त मैं 6 या 7 साल का था, यानी सन 1941 की बात है जब मेरी पैदाइश है। 47 में देश आजाद हुआ और उसका बंटवारा हुआ तो लोग पाकिस्तान जाने लगे। मेरी फैमिली ने भी डिसाइड किया कि जाना चाहिए, लेकिन आखिरी टाइम में, यानी सामान भी लग गया था बैलगाड़ी के अंदर कि भाई स्टेशन चलना है, उसका बैलगाड़ी ज्यादा चलती नहीं, सामान भर के लेके जाना है। तो फादर ने एकदम डिसाइड किया कि नहीं, हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, और फिर नहीं गए। क्योंकि हमारा वतन है, हम यही हैं। हमारा मानना है कि जिस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, जिस मुल्क की जमीन में हमारे बुजुर्गों की हड्डियां दफन है, जिस सरजमीन में हमारे बुजुर्ग हैं, हम उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। और हम लोग हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए और हम यहीं रहे। तो मैंने, अब मुझे जिज्ञासा हुई, बुंदेलखंड तो मैंने देखा, मुझे मलेरिया में सर्विस करने का भी मौका मिला डिपार्टमेंट का। तो उस सिलसिले में मैंने बुंदेलखंड, झांसी डिवीजन और झांसी के जो गांव थे बुंदेलखंड के, उनमें काफी भ्रमण किया, देखा। क्योंकि मलेरिया एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि डोर टू डोर उसमें सर्विस होती है, तो वहां जाने का मुझे मौका मिला, गांव की जिंदगी देखने का मौका मिला। इसके अलावा मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का अपना सफर किया और मुझे भारत देखने का मौका मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत मैं हैदराबाद ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, सारे जितने बड़े बड़े शहर हैं मैंने देखे, और उनका इंटीरियर, मैसूर का इंटीरियर भी मैंने कर्नाटक अंदर से देखा। मुझे अपने देश से अच्छा कोई देश न लगा। इस देश के अंदर ऐसे रंग बिरंगी लोग भी हैं और ऐसी रंग बिरंगी वेशभूषा भी है जो कि देखने के लायक है, और लोगों का जो सोच है वो भी बड़ी काबिले तारीफ है। जिस प्रदेश में मैं गया, जहां भी मैं गया, लोग मिले और उनका जो मैंने देखा उससे अंदाजा हुआ कि वाकई भारत जो है सोने की चिड़िया है, और भारत जो है वो हमारा एक साहित्य से भरा हुआ देश है, और हमारे देश में तमाम रंग है। इसके अलावा मैंने अफ्रीका की भी यात्रा की। मैं ईस्ट अफ्रीका गया, वहां से मैं ज़ंज़बार गया, कीनिया मैंने देखा, अफ्रीका के वो जंगल मैंने देखे कि ऐसे खतरनाक सफर मैंने बाई रोड किए कि ऐसे भैंसे सामने आगे के बस वाला गाड़ी ले जाने में आगे डरने लगा कि भाई अगर हम आगे जाएंगे और भैंस अगर इसमें टक्कर मार देगा तो बस उलट जाएगी। तो अफ्रीका का जो कल्चर देखने को मुझे मिला, तब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी रंग बिरंगी है। उस ऊपर वाले की कायनात, उसने जो अपनी कायनात बनाई है, उसने जो संसार बनाया है, इसमें क्या क्या चीजें, कितने कितने रंग उसने रखे हैं, ये सब मैंने इन सफर के अंदर देखे। बांग्लादेश का सफर भी मेरा हुआ। बांग्लादेश के सफर में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के जो बंगाली हैं वो बड़े खातिर नवाज लोग हैं, और उन्होंने हम लोगों को पूरा हमारा आदर सत्कार किया, और बड़े प्यार से उन्होंने, वो याद है कि वो जो खाना खिलाते थे, वो हमारे यूपी का खाना और बंगाल के बंगाली खाने में फर्क है। वो सिर्फ चावल खाते हैं या उसमें मछली खाते हैं या जो भी सादा सा खाना खाते हैं,
तो बेचारे जैसे हम लोग थोड़ा सा खा लेते, भालो ना लागे, भालो ना लागे, भालो ना लागे, कि नहीं, हम लोग कहने नहीं भालो लागे, भालो लागे। फिर वो डाब पीवो, डाब पीवो, यार नारियल के वो बोरे लाते थे और हम लोग काफी नारियल, मतलब नारियल का पानी पीते थे। और भी तमाम चीजें वहां खाने को मिली, जैसे खजूर का गुड़, उसका गुड़ बनाते हैं, खजूर का गुड़ बनाते हैं, और ये सारी चीजें देखने को मिली, वहां का कल्चर देखने को मिला, वहां की संस्कृति देखने को मिली। यात्राएं तो काफी हैं, लेकिन अब इस यात्रा के पीछे एक यात्रा और छिपी हुई थी। वो यात्रा, वो जीवन का कुछ ना कुछ सार होता है। चूंकि लेखन का शौक था, मंच का शौक था, कॉलेज में सब कुछ किया करते थे, तो बॉम्बे हमारे जहन में था कि हमें जाके बॉम्बे में, अब तो मुंबई है, उसका बॉम्बे कहलाता था, और हमें वहां जाना है और वहां फिल्म लाइन में स्ट्रगल करना है। तो मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे मेरे लिए कोई नई चीज तो नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि मेरे काफी रिश्तेदार बॉम्बे में रहते हैं, मुझे रहने वहने की कोई दिक्कत थी नहीं, कहीं भी मैं रह सकता था। आज भी रिश्तेदार हैं, बहुत रिश्तेदारियां मेरी हैं, दोस्तियां भी हैं। तो मैंने वहां पे बॉम्बे में कोशिश की, कुछ कामयाबी भी मिली। कामयाबी के साथ मैं यूं कहूंगा कि मुझे कुछ सीखने को भी मिला, और मैंने कुछ, जैसा कहना चाहिए कि एक मौका मुझे मिला कि CPWA स्नेह वर्कर एसोसिएशन एक कायम हुई, उसमें मुझे एज ए टीचर रखा गया। और जनाब माननीय जिन्हें मैं कहूँ कि पन्ना कपूर साहब, जो उस वक्त के वहाँ के फिल्म लाइन के एक लीडर हुआ करते थे, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा शफकत का, मोहब्बत का हाथ रखा, और उन्होंने मुझे एज ए टीचर वहाँ रख पाया, जिससे कि वहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मेरी मुलाकात होती रही। उसी सिलसिले में JC सोलंकी, जो लखनऊ के रहने वाले थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वहां पे परमिट ऑफिसर थे, पहले नेगेटिव का परमिट बना करता था, तो कारदार स्टूडियो में वो था। तो उन्होंने बेचारों बड़ी मोहब्बत की, और पिक्चर बन रही थी 7 हिंदुस्तानी, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ख्वाजा अहमद अब्बास, के अब्बास, जो कि ब्लिट्स का लास्ट पेज लिखा करते थे। उन्होंने मुझे वहां भेजा कि भाई जाइए, वो कुछ न्यू कॉमर्स को लेकर बनाने वाले हैं, अब्बास साहब से कह दिया। अब्बास साहब ने मुझे बड़ी इज्जत की, लेकिन मेरी बदनसीबी कहिए या मेरा वक्त कहिए, या मैं जो कुछ चाहता था वो मुझे नहीं मिल रहा था। वो चाहते थे कि उनको जरूरत एक्टर की थी, उन नए नए एक्टरों, नए नए टैलेंट में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, महमूद, ये सारे लोग स्ट्रगलर थे उस जमाने में, और मेरे साथ थे। तो वो लोग भी काम कर रहे थे, अब्बास साहब ने उनको मौका दिया था। मैंने उनको कहा कि मैं तो डायरेक्शन सीखना चाहता हूँ, आप मुझे अपने एज ए असिस्टेंट रख लीजिए। तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मेरे पास 2 असिस्टेंट हैं, मैं तीसरा नहीं रख सकता, क्योंकि ये उसूल के खिलाफ है कि कोई आदमी काम करे उसे पैसा न मिले। लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम एक्टिंग में आ जाओ, उसके बाद फिर अपना देख लेना। लेकिन मुझे तो डायरेक्टर ही बनना था, मेरे जहन में यही था कि मैं तो बनूंगा तो मैं डायरेक्टर ही बनूंगा। तो मैं अब्बास साहब से फिर माजरत चाह के मैं चला आया, और उस गुफ्तगू में एक बड़ी अच्छी बात आई जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि इबरत भी है, एजुकेशन की भी बात आई। 2 सवाल अब्बास साहब के बड़े अच्छे हैं, जो आज मेरी जिंदगी में वो रहनुमाई भी करते हैं, और लोगों को भी अच्छा लगेगा, और हमें खास तौर से हमारी नई जनरेशन को जो स्ट्रगलर हैं उनकी भी समझ में आएगी कि बात क्या है। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपकी एजुकेशन क्या है, तो मैंने उनको बताया मैं BA इंटर पास हूँ। उन्होंने कहा देखो भाई, हमारा कोई भी असिस्टेंट जो है वो ग्रेजुएट से कम नहीं है। अब मैं चुप हो गया। फिर कहने लगे बताइए क्या आपकी शादी हो गई? मैंने कहा शादी तो नहीं हुई, कई अफेयर्स हैं। तो मैं चुपचाप हो गया, खामोश रहा। मैंने पूछा बताइए बताइए। तो मैंने कहा साहब मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता।
कहने लगे मियाँ तुम डायरेक्टर बनने जा रहे हो, नफ्सियात को नहीं समझते हो। जब तक तुम औरत को समझोगे नहीं तो उसके अंदाज पे दिखाओगे क्या? ये तो तुम्हें स्टडी होनी चाहिए। मैं चुपचाप खामोश हो गया। बहरहाल मैं चला आया, मुझे बहुत मौके मिले। फिर मुझे थोड़ा सा मौका चोपड़ा साहब के यहाँ काम करने का मिला। मैंने गया चोपड़ा के यहाँ कुछ दिन काम किया, वहाँ तबस्सुम वगैरह से मेरी मुलाकातें भी हुई। मैं स्ट्रगल करता रहा, दलीप साहब से मेरी मुलाकातें होती रहीं। मैं उनको झांसी लाना चाहता था, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ा था मैं चाहता था कि मैं एक प्रोग्राम करके और उनकी सदारत करा दूँ, मुशायरा करके। तो दलीप साहब ने मुझसे बड़े मुस्कुरा के कहा कि दलीप को पूछा कि कितना कवरेज होगा, तो मैंने कहा लाख सवा लाख होगा, झांसी की जो हैसियत है। तो कहने गए मियाँ दलीप कुमार जाए और लाख सवा लाख होगा, ऐसा करिए अब आपके कोई प्रोग्राम हो, हमसे डोनेशन में 1 लाख रुपये ले जाइए। अब इसके आगे मेरा कोई जवाब ही नहीं था, मैं खामोश हो गया। बहरहाल कारोबार चलता रहा, स्ट्रगल होती रही, कुछ ना कुछ करते रहे। उसके बाद फिर ये रहा कि क्यों ना खुद की एक पिक्चर बनाई जाए। तो एक फिल्म का एक हमने प्रोग्राम बनाया। उस जमाने में एक बात और पीछे बताना चाहता हूँ कि आसिफ साहब, सन्नी साहब, नौशाद साहब, इनसे मेरी मुलाकातें हुई, क्योंकि ये तो सारे सीनियर लोग थे। तो मैं उस स्टूडियो में शाम को बैठा करते थे, सलाम दुआ हो जाती थी, हम लोग तो पीछे खड़े रहते थे, इनकी गुफ्तगू सुना करते थे और बड़ी मजेदार गुफ्तगुएं होती थी। बहुत कुछ उनकी गुफ्तगू से सुनने को मिला, मालूमात भी होती थी कि कैसे प्रोडक्शन चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मुगल आजम की तमाम कहानियां हैं जो सामने आई, लेकिन अब वो इस वक्त वो एक अलग टॉपिक है। बहरहाल फिर एक फिल्म लिखी गई जो कि जिसका नाम था रेत की दीवार, और उसके राइटर थे कमाल साहब और डायरेक्टर मेरे दोस्त थे हजमत सिद्दीकी, जो खान साहब के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने आसिफ साहब के साथ काम किया था, सन्नी साहब के साथ काम किया था और अब्बास साहब के साथ काम किया था। तो पिक्चर अनाउंस हुई, परीक्षा सानी, जाहिरा, रवीन जैन का म्यूजिक, जानसार साहब के गाने। 15 दिन कंटिन्यू शूटिंग चली, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बड़े वायरस आए, सब कुछ हुआ। उसके बाद अचानक कुछ काम ऐसे आ गए कि वो पिक्चर 6 रील से आगे नहीं बढ़ पाई और बंद तो नहीं हुई, काम तो चलता ही रहा। उसका जो साउंड वाउंड था वो सारी मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं ही देखने वाला था। महेश अग्रवाल उसके प्रोड्यूसर थे, जो दैनिक भास्कर के मालिक हैं, वो प्रोड्यूसर थे। अब वो अपने कामों में उलझ गए, तो वहाँ की बॉम्बे की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने हर चंद कोशिश की कि पिक्चर जो है कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो हालात कुछ ऐसे बने कि ज़ाहिरा इंग्लैंड चली गई। अब इतना फिर हम लोगों को नहीं था कि ज़ाहिरा का हम वेट करते या कोई और नया प्रोजेक्ट लगाते। बहरहाल वो हम नहीं कर पाए और लौट के फिर इत्तेफाक की बात हुई कि उसी पीरियड में हमारे फादर इंजोर्ड हो गए, उनको चोट आ गई। तो उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि बेटा मैं यहाँ हूँ और तुम वापस आ जाओ। इसी दरमियान मुझे रेलवे की नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन चूंकि वो कल्चर अकेडमी का डायरेक्टर भी था और तमाम मैंने प्रोग्राम भी किए। बॉम्बे जो मुंबई बीटी स्टेशन पे पेट्रोलियम है, वहाँ पे मैंने तमाम प्रोग्राम किए। तो वहाँ सर्विस पीरियड में भी मुझे काफ़ी इज्जत मिली और लोगों ने बड़ा सराहा। तो उस वजह से मुझे छुट्टी भी विदाउट पे मिल जाती थी और मैं 3-3 महीने के लिए बॉम्बे में रह जाता था। अधिकारी कहते थे भाई देखो अब मत जाना, तुम बहुत चले जाते हो छोड़ छोड़ के नौकरी। लेकिन अब चूंकि एक शौक था तो फिर अब मैं जहाँ से वापस आ गया, फादर मेरे इंजोर्ड हो गए, तो फिर रेलवे को मैंने दामन पकड़ लिया। उसी दरमियान जो मैं पहले अब आपको बता चुका हूँ, मेरी अफ्रीका की यात्रा, मेरी सर्विस पीरियड में ही सारी यात्राएं हुई। अब चूंकि
एक चीज जिंदगी की होती है, आदमी लालसा होती है। तो मेरे एक दोस्त इलाही साहब जो आज भी बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं इस उम्र में, इस वक्त उनकी उम्र 84 साल की है, वो भी लगे हुए हैं। और तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि फिल्म बनाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको राइट अप किया, जिसका नाम रखा रहनुमा। और उस रहनुमा में मैंने खुसूसी तौर पे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर रखे, एक छोटी बच्ची और एक ओल्ड मैन, जो कि सिर्फ कब्रिस्तान के चपरासी है, कब्रिस्तान का देख रेख करता है, केयर टेकर है। उस फिल्म को बनाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। वो पिक्चर कंप्लीट हुई, इलाही साहब ने उसमें पूरा ताउन किया। और डायरेक्शन तो मेरा था ही, लेखन भी मेरा था। मैंने बहुत कोशिश की, जो कैरेक्टर मैंने लिखा है उस कैरेक्टर को करने के लिए कोई मुझे आर्टिस्ट मिल जाए तो मैं उसको कैरेक्टर करवाऊं। लेकिन मुझे कोई लड़का, जो भी लड़के यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, जो कुछ बनना चाहते थे, वो कोई मेरे नज़र में नहीं उतरे और वो उसमें पास नहीं हुए। जैसे ऑडिशन कहते हैं, तो ऑडिशन में भी वो मेरी नज़र में सही नहीं आए। तो अब वो मैं मजबूर हो गया। और फिर मुझे मेरे इलाही साहब दोस्त भी हैं, और तो उन्होंने बड़ा मुझे प्रेशर डाला कि यार तू ही इसको कर ले, तू ही इसको कर ले। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो वो रहनुमा में मैं एज ए लीडिंग रोल में भी हूँ और राइटर भी हूँ और उसका डायरेक्टर भी हूँ, जिसका म्यूजिक BL चतुर्वेदी जो भी बॉम्बे में है उन्होंने दिया था। और वो पिक्चर केबल पे चली, चूंकि वीडियो फिल्म थी। लेकिन उस जमाने में, यानी आज से 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले झांसी में तो कोई इक्विपमेंट था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। हम लोगों ने रात भर 2 VCR 3 VCR का इस्तेमाल करके उसकी एडिटिंग की और उसकी मिक्सिंग की, जिसको कि लोग बहुत ताज्जुब करते थे कि यार हाउ टू मिक्स दैट साउंड। तुमने लकड़ी तोड़ने का साउंड कैसे, चलने के स्टेप तुमने कैसे किया। बड़े बड़े टेक्नीशियन बॉम्बे में देखने के बाद लोग ये कहते थे कि झांसी में कैसे करा। यहाँ तो बॉम्बे में तो तमाम सामान है, कर सकते हैं आप, इक्विपमेंट है, कर सकते हैं, लेकिन झांसी में आपने कैसे किया। लेकिन वो पिक्चर लोगों को केबल पे चली और बड़ी पसंद आई। जिन्होंने देखा उन्होंने बहुत उसको पसंद किया। अब मेरा लेखन कार्य तो चल ही रहा था, चूंकि मैं बेसिकली राइटर भी था और शुरू से ही था। तो अब इस वक्त मेरी 10 किताबें छप चुकी हैं, पटल पे हैं, और वो 10 किताबें मार्केट में भी हैं। और 2-3 किताबें तो मेरी बड़ी पॉपुलर हैं, जैसे मैं बता चुका। मैं जहाज में 1857 से अब तक, ये बहुत पॉपुलर किताब है। और अभी मैं तमाम मैगजीन में लिखता रहता हूँ। दिल्ली से जो मैगजीन छपती है उनमें मैं लिखता हूँ। झांसी में अभियान टुडे एक मैगजीन है, उसमें मैं कंटिन्यू लिखता हूँ, असिस्ट भी करता हूँ उस मैगजीन को। ये मेरी छोटी जिंदगी है। अब बस यही है कि शौक तो चल ही है और अभी भी शौक है, लेकिन अगर शौक तो क्या नहीं, अभी मैं लिखता रहता हूँ। उससे परवरदिगार से ये मेरी दुआ है कि बस मुझे जब तक मैं चलता रहूँ और मेरा कलम भी चलता रहे। ये मेरी जिंदगी की छोटी सी घटना है जो मैंने आपके सामने पेश की। नमस्कार। तो अभी हमने जाना एक यात्रा आपकी और उसको समझा कि लंबा अरसा आपने कला, साहित्य और सिनेमा को दिया है। और जो भी इस साक्षात्कार को सुनेंगे वो प्रेरित होंगे, प्रेरणा लेंगे, क्योंकि अनुभवों का जो जखीरा है वो हमारे पास रहता है, हम उतना ही आगे जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नई पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके अनुभवों को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो है, तो लोग आप जी आप जोड़ लेना। जी बताएं। हाँ, मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ जो बहुत खास है। अब ये जो आरिफ साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, ये मेरे बच्चे की तरह, मेरे दोस्त के बेटे हैं। इनके वालिद
मेरे अच्छे बड़े दोस्त थे, बाबू शाकात जी बहुत अच्छे कवि भी थे, और हम लोग सब लोग जो है वो एक साथ प्रोग्राम किया करते थे। आज ये स्ट्रगलर हैं, इनकी 2-3 पिक्चरें चल रही हैं, गुठली, जल, तमाम फिल्मों में ये काम कर रहे हैं। इनके लिए मेरी बड़ी दुआएं हैं कि ये आगे जाएं, और भी 2-3 बच्चे झांसी के जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बारे में मैं दुआ ही कर सकता हूँ। अब मैं इस उम्र के पड़ाव पे हूँ कि मैं दुआ कर सकता हूँ। अभी बीच में हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा एक अनाउंसमेंट किया था कि झांसी उत्तर प्रदेश को एक फिल्मी हब बनाएंगे, तो यहाँ जो भी दबे छुपे कलाकार थे वो सब आने लगे। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, अपनी अपनी बात है। उसको लेके फिर मैंने यहाँ पे एक संस्था खड़ी की जिसका नाम रखा बेतवा फिल्म सोसाइटी। और उस बेतवा फिल्म सोसाइटी का मकसद ये है कि यहाँ जो भी शूटिंग करने आए, बॉम्बे से शूटिंग करने आए, हम उनको पूरी फैसिलिटी मुहैया कराएं, और हमारे जो नए नए टैलेंट है, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, उस यूनिट के साथ काम करें। और इससे हम बुंदेलखंड के लोगों को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत टैलेंट है। हिस्ट्री भी हमारी बुंदेलखंड की पूरी वर्ल्ड में मशहूर है, और बड़ी कहानियां भी बुंदेलखंड की हैं। और बुंदेलखंड पे अगर फिल्में बनाई जाए, और जिसमें मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पे उस जमाने में मिस्टर सैम मिलर जो आर्ट डायरेक्टर थे, जिन्होंने बहुत फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन किया है, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं तो ऐसे गुरु ने मानता था, क्योंकि मैंने तमाम ड्रामे उनके साथ की, पिक्चर वगैरह 1968 में, और बहुत पॉपुलर भी शेडोग्राफी का प्रोग्राम ना आज तक हुआ, जो वो पहला प्रोग्राम था, और आज भी वो प्रोग्राम कोई नहीं कर पाया जैसे जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया। जब उन्होंने बुंदेलखंड देखा और वो मेरे साथ घूमने गए और मैं ले गया उन्हें, तो उन्होंने कहा कि भाई यार बुंदेलखंड में तो बड़ी संभावना है, बुंदेलखंड में तो बड़े अच्छे अच्छे सीन हैं, बड़ी अच्छी सीनरीज हैं, और अंसारी साहब झांसी के रहने वाले, वो झांसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि एनी अंसारी झांसी के ही थे। और मैं तो उनको अंकिल कहता था, बुजुर्ग तो थे ही, मेरे बड़े थे। उनको देख के मुझे ये भी लगता था मैं भी एक दिन मुंबई जाऊंगा, इसलिए मेरे कदम मुंबई का पड़े। ये एक थोड़ा सा रह गया था जो मुझे याद आया बाद में। तो अब मेरा बस यही है कि जो भी यहाँ पे जो भी हमारे स्ट्रगलर बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी उनके लिए दुआ है कि वो आगे बढ़ें, और जो भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ कलम और कागज की काम कर सकता हूँ, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेतवा फिल्म सोसाइटी के माध्यम से बुंदेलखंड में सिनेमा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।